हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये टॉपिक जेके एसएसबी के कोई भी आप एग्जाम उठा के लीजिए, चाहे आप जेके एसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पास जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन इवन आपके जेके एसएसबी के पटवारी के सिलेबस मेंशन है, या आने वाले जेके पीएससी के जो आपके पास कॉर्पोरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुजारिश करेंगे भाई एमसीक्यूज आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से आपके पास रिवाइज हो जाएगा। क्लास के आगाज़ में गुजारिश कर रहे हैं, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बस आपकी जो सपोर्ट है वही हमें मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में आप अपना जो है स्कोर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये बात जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के रिलेटेड है। बोल रहा है कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को, आपस में ये कनेक्ट करता है बाय डाई सुपर हाईवेज। तो आपने बताना है कि ये 3 लेन सुपर हाईवेज है, 2 लेन सुपर हाईवेज है, 8 लेन सुपर हाईवेज है और 6 लेन सुपर हाईवेज है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स का जो है आपके पास क्या बन के आ जाएगा, सब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स का 6 लेन आपके पास बन के आ जाएगा। कहीं पर आपके पास अगर इस तरह से 4 और 6 दिया जाएगा तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन गिवन ऑप्शन में आपके पास ये दिया गया है कि 3 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, 8 तो है नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 6 लेन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच आर फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इज ए पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कुछ आपके पास नेशनल हाईवे दिए गए हैं, आपने बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो कि एक हिस्सा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, और वो लिंक करता है उन सिटीज़ को जो कौन कौन है सर, औरंगाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा एंड दिल्ली। तो आपने बताना है क्या वो नेशनल हाईवे फर्स्ट है, क्या वो नेशनल हाईवे सेकंड है, क्या वो नेशनल हाईवे थर्ड है, या नन ऑफ दीज। आप देखिए नेशनल हाईवे फर्स्ट के बारे में आपको बात बताते हैं कि इसे आप शेरशाह सूरी मार्ग कह रहे हैं, ये कनेक्ट करता है बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। ये नेशनल हाईवे 1 की बात होगी। नेशनल हाईवे 3 की बात अगर आप करेंगे तो ये नेशनल हाईवे 3 जो है ये लिंक करते हैं उन सिटीज़ को जैसे मुंबई, नासिक, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, इन सिटीज़ को ये कनेक्ट करने के लिए आपके पास नेशनल हाईवे 3 आता है। लेकिन जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट दिया गया है तो ये किसके स्टेटमेंट आ रहा है, ये नेशनल हाईवे 2 के रिलेटेड बोल रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे 2 जो है ये आपका एक पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, और ये लिंक करता है औरंगाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और दिल्ली को आपस में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि ये बात तो सबको पता है कि पहली जो ट्रेन है वो मुंबई से थाने के लिए 1853 में स्टार्ट होती है। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली हर एक स्टूडेंट ने ये बात पढ़ी होती है कि फर्स्ट ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है फ्रॉम मुंबई टू थाने 1853 में। आपने बतानी है कि इसने स्टार्ट में कितनी कवरिंग डिस्टेंस की थी, एक जो स्टार्ट में इसने डिस्टेंस थी कितनी कवर इसने की थी, आपने बतानी है। ऑप्शन ए 52 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी 34 किलोमीटर्स, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 34, अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर्स के लिए जो मुंबई से लेकर थाने तक 1853 में जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो 34 किलोमीटर के लिए ये ट्रेन जो है वो चली थी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, आपने बताना है विच आर फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे 1। ठीक है जी, इंडिया में बहुत सारे वाटरवेज आपको मिल रहे हैं, तो नेशनल वाटरवे 1 आपने बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन है। चलिए पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, क्या ये आपके पास नेशनल वाटरवे 1 है। नंबर 2 वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला, क्या ये आपके पास नेशनल वाटरवे 1 है। नंबर 3 द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, क्या ये आपके पास नेशनल वाटरवे फर्स्ट है या नन ऑफ दीज। अब देखिए चलिए बात करते हैं पहले ऑप्शन के रिलेटेड कि जो आपके पास ब्रह्मपुत्रा रिवर है बिटवीन सादिया एंड धुबरी, ये आपके पास बेसिकली नेशनल वाटरवे नंबर 2 आता है। ठीक है जी, जो आपके पास वेस्ट कोस्ट कनाल आ रही है केरला में, ये आपके पास नेशनल वाटरवे 3 आ रहा है। लेकिन जो आपके पास द गंगा रिवर इलाहाबाद से लेकर हल्दिया में आ रहा है, ये आपके पास नेशनल वाटरवे 1 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने बताना है कि हिंदुस्तान में, हमें इंडिया में कितने मेजर और कितने नॉन मेजर, जिन्हें आप माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स कहते हैं, ये आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए इंडिया हैज़ ए टोटल ऑफ एक्स मेजर एंड वाई
नॉन मेजर या माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। आपने बताना है एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। आपने बताने हैं कि इंडिया में कितने मेजर और कितने नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी। ए ऑप्शन 10 मेजर एंड 150 नॉन मेजर। ऑप्शन नंबर बी 12 मेजर एंड 185 नॉन मेजर। ऑप्शन नंबर सी 50 मेजर एंड 250 नॉन मेजर। एंड ऑप्शन नंबर डी 12 मेजर एंड 50 नॉन मेजर पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 12 मेजर आपके पास पोर्ट्स मिल रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 185 आपके पास जो है नॉन मेजर या माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग। आपको ये कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, ये उनकी लोकेशन दी गई है, आपको आपस में इनको मैच करना है। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके ऑप्शंस जो हैं हम आपके साथ यहाँ शेयर नीचे कर रहे हैं। चलिए पहले आप देख लीजिए इसके सीधे सीधे क्या आ जाएंगे। ए जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको कहाँ मिल रहा है सर? न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है सीधा सीधा हमें पता है कि सर ये कर्नाटका में मिल रहा है। ठीक है जी। तो ए जो है 4 के साथ मिल रहा है। आपके साथ पारादीप जो आपके पास पोर्ट है ये कहाँ मिल रहा है सर? ये पारादीप पोर्ट जो है ये हमें सर उड़ीसा में मिल रहा है। तो ठीक है जी। तो बी जो है वो 3 के साथ रिलेट आ रहा है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट देखेंगे कि आपके पास जो मरमा गोवा पोर्ट है ये कहाँ मिलेगा सर? ये आपके पास गोवा में मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास बिगेस्ट पोर्ट जो बचा है वो कौन सा है सर? बिगेस्ट पोर्ट आपके पास मुंबई आ रहा है। तो इस तरह से आपने याद रख लेना है। स्क्रीनशॉट अगर उठाना चाहें आप इसका तो उठा सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूछा जा रहा है द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। अब देखिए जो एयरपोर्ट आपके पास एयर ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था इंडिया में, पहले लगभग इसकी शुरुआत जो है 1911 में हमने कंसेप्ट इसका देखा था कि लगभग 1911 के आगाज़ में इसकी स्टार्ट आपके पास हो जाती है, जब एयर मेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर ए लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। 1911 में जो है ऑलमोस्ट इसकी शुरुआत जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नेशनलाइज कब होता है? अगर नेशनलाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन द ईयर 1953 जो ये आपके पास एयर ट्रांसपोर्ट है ये नेशनलाइज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 6 मेल चैनल्स। ठीक है जी। आपके पास हमें देखने को मिलते हैं 6 मेल चैनल आपको देखने को मिलते हैं। सर वो कौन कौन है? एक तो आपके पास मेट्रो चैनल है, बिल्कुल है सर। ग्रीन चैनल है, ये भी आपके पास आ रहा है। राजधानी चैनल है, ये तो 3 हो गए। 4th आपके पास आ रहा है बिजनेस चैनल। 5th आपके पास आ रहा है बल्क मेल चैनल। और सबसे लास्ट जो है 6 आपके पास पीरियोडिकल चैनल आ रहा है। रेड चैनल जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? क्योंकि पूछा जा रहा है कौन इनमें से 6 मेल चैनल का पार्ट नहीं है, तो आपके पास रेड चैनल आ जाएगा। ग्रीन चैनल इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है जी। जो एक कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे ट्रेड फेवरेबल कहेंगे? क्या आप उसे अनप्लीजेंट ट्रेड कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे? नन ऑफ दीज। तो आपके पास अगर आप इन जनरल बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसे आप इन जनरल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है जी। ये बात आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स अबाउट अटल टनल जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं क्या दिया गया। स्टेटमेंट नंबर 1 बोला गया द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल, जिसकी लेंथ आपके पास 9.02 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दी गई है, हैज़ बीन बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक आ रही है कि दुनिया के सबसे लंबा जो आपके पास हाईवे टनल है उसका नाम हमने अटल टनल रखा है। 9.02 किलोमीटर जो है और इसे BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। तो पहली बात जो है बिल्कुल ठीक आ रही है। दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा बोला है दिस टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है कि ये टनल जो आपके पास अटल टनल है ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली के साथ ज्वाइन करेगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी। पूरे साल कनेक्टिविटी ये इनके बीच में रहेगी। तो ये बात भी सही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक आ रहा है। तो हमें क्या पूछा गया था कि अब बताना है ट्रू कौन सा है। तो ट्रू कौन है सर? बोथ जो है ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है हु सेड।
इंडियन रेलवे के बारे में आपने बताना है कि हमारे कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ये बात कही थी। क्या कही थी कि इंडियन रेलवे ने क्या किया है, ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन रेलवे है इन्होंने डाइवर्स कल्चर के लोगों को एक साथ लाया था ताकि वो आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट कर सकें। क्या ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, क्या ये सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, क्या ये आपके पास महात्मा गांधी ने कही थी या राजेंद्र प्रसाद ने कही थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपके पास महात्मा गांधी आ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ये बात इंडियन रेलवे के संबंध में कही थी, उसके रिलेशन में कही थी कि इंडियन रेलवेज़ ने डाइवर्स कल्चर के लोगों को एक साथ लाया ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सकें इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, इन इंडिया द रेलवे सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मनी जोन्स। आपने बताना है कि इंडिया में जो आपके पास रेलवे हैं इसके कितने जोन्स हैं। देखिए आपके पास जो इंडियन रेलवे है बहुत ही वास्ट है, ठीक है जी। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अच्छे से हैंडल करने के लिए हमने इसको कितने जोन्स में तब्दील किया है सर? 16 जोन्स में इसको हमने डिवाइड किया है। तो करेक्ट आंसर 16 जोन्स के इंडिया में हमने रेलवे सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है इन द 16 जोन्स, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन केस ऑफ ब्रॉड गाज आपने बताना है कि जो विड्थ है रेल के बीच में, रेल पटरियों के बीच में जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होती है, किस कंसेप्ट में? ब्रॉड गाज में। चलिए अगर 1 मीटर देख रहे हैं सर, 1 मीटर जो है हमें मीटर गाज में देखने को मिलता है। जो आपके पास 0.762 या आपके पास 0.610 है ये आपके पास नैरो गाज में देखने को मिलता है। लेकिन जो आपके पास ये कंसेप्ट है 1.676 ये कंसेप्ट जो है आपको देखने को मिलता है, ये विड्थ रेल के बीच में देखने को मिलती है इन केस ऑफ ब्रॉड गाज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1.676। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। इसमें तीनों आपने याद रखने हैं कि आपके पास अगर आपके पास रेल पटरियां हैं, इस तरह से रेल पटरियां हैं, इनके बीच में जो विड्थ है वो 1 मीटर आ रही है तो वो आपका मीटर गाज आ रहा है। अगर 0.762 या 0.61 मीटर आ रहा है तो ये आपके पास नैरो गाज आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास 1.676 मीटर आ रहा है तो ये आपके पास ब्रॉड गाज आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए विच आर फॉलोइंग इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज। आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बेसिकली आपके पास एक हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग है हिली एरियाज में, और इसके साथ साथ मेनली प्रोवाइडेड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर टूरिज्म। और यही जो है पेट्रोलियम सेक्टर और टूरिज्म में भी ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है इन जनरल। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में पूछा जा रहा है ऑयल एंड गैस लिमिटेड एयरवेज। सर ये बात तो नहीं आ रही है। राम हंस एयरवेज ये भी नहीं आ रहा है। टाटा एयरवेज नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल पवन हंस जो लिमिटेड है ये करेक्ट आंसर का आ रहा है कि पवन हंस लिमिटेड जो आपके पास हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग है ये आपको दे रही है सर्विसेज, हेलीकॉप्टर की सर्विस इन हिली एरियाज, और इसके साथ साथ जो आपके पास पेट्रोलियम जो आपके सेक्टर है उसमें भी ये अपना योगदान दे रहा है। तो करेक्ट आंसर पवन हंस लिमिटेड जो है ये आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश कर रहे हैं, देखिए कुछ ही सब्सक्राइबर की हमें सर आपसे ज़रूरत है ताकि हम जो है आपके साथ लाइव सेशंस डिस्कस कर सकें, ताकि लाइव इंटरेक्शन आपके साथ कर सकें। लाइव से जो है आपके जो है कमेंट्स हम साथ साथ पढ़ेंगे, आप लाइव MCQs में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गुजारिश करेंगे, कुछ ही सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आपसे गुजारिश है कि आप साथ दीजिए ताकि हम जो है लाइव सेशंस आपके साथ शुरू कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923। ठीक है जी, ये बात आपने याद रख लेनी है। पहले ये स्टेटमेंट इतना तो याद रख ही लेना है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में कब शुरू हुई है सर? 1923 ईयर में जो है ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1923 में तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन शुरुआत किसने की थी? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने की थी, रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली ने की थी, रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता ने की थी, या रेडियो क्लब ऑफ चेन्नई ने की थी? तो 1923 में जब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की इंडिया में शुरुआत होती है तो यह रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिए कि जब 1923 में इसकी शुरुआत होती है बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, तो ये जो आपके पास मास कम्युनिकेशन का मीडियम है ये बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लगभग 1930 के करीब जो है गवर्नमेंट इस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है अंडर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। फिर आगे चलकर 1936 में 1936 में इसको चेंज किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो में। आगे चलकर जब आज़ादी के बाद 1957 में इसको आकाशवाणी में चेंज किया जाता है। तो आपने याद रख लिया कि पहले 1923 में इसकी शुरुआत होती है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। फिर आगे चलकर 1930 में गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल में ले लेती है। आगे चलकर 1936 में इसको ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आज़ादी के बाद 1957 में इसे आकाशवाणी में तब्दील किया जाता है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है?
पूछा जा रहा है कि आपके पास हमारे इंडिया में जो सैटेलाइट सिस्टम है इन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पसेस। दो हमारे पास जो हैं सैटेलाइट सिस्टम इंडिया में देखने को मिलते हैं, एक को आप इनसैट कहते हैं, दूसरा आपके पास IRS है। पूछा जा रहा है कि आप IRS की फुल फॉर्म बताइए। क्या ये इंडियन रिमोट सैटेलाइट सिस्टम है? क्या ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है? क्या ये इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। देखिए चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे सर इनसैट के बारे में। इनसैट अगर आप देख रहे हैं, इनसैट का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसका फुल फॉर्म आ रहा है। इसे हम 1983 में से एस्टेब्लिश किया जाता है। मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड फॉर वेरियस अदर डेटा एंड प्रोग्राम्स। 1983 में इसकी शुरुआत होती है। दूसरा कंसेप्ट जो आपके पास IRS था, IRS का फुल फॉर्म आपके पास क्या आ रहा है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है जी। इट बिकेम ऑपरेशनल विद द लॉन्च ऑफ IRS। जब हमने IRS-IA इसको लॉन्च किया था मार्च 1988 में फ्रॉम वैकेनॉर रशिया से, तो इसके साथ ही IRS डेट इज़ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। इंडिया ने अपने जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं जैसे PSLV जिसे आप कहते हैं वो भी डेवलप किए हुए हैं। ये सैटेलाइट जो हैं ये डेटा कलेक्ट करते हैं इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स और इस डेटा को फिर ट्रांसमिट करते हैं टू द ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस यूजेस। जो हमारे पास NRSC जिसे आप नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहते हैं, ये हैदराबाद में आपके पास मौजूद है। यही सेंटर जो है ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ फॉर एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड इट इज़ प्रोसेसिंग। दे आर वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ये बात जो है आपने इतना याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से जो है आपने इस कंसेप्ट को, इस जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से रिवाइंड करके आपने देख लेना है, क्योंकि IRS और इनसैट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको दे पाएंगे जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लें हैं क्या पूछा है। इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात सच्ची है। ये बात पहले आप याद रख लीजिए कि पूरी दुनिया में इंडिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आपने को दुनिया को देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया में सबसे लार्जेस्ट, इंडिया से भी ज़्यादा रोड नेटवर्क कहाँ देखने को मिलता है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 5.89 मिलियन जो किलोमीटर्स का आपके पास रोड का नेटवर्क है देखने को मिलता है। इसके वर्क जो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6.58 मिलियन किलोमीटर्स इन टोटल लेंथ का रोड नेटवर्क देखने को मिलता है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क कहाँ है सर? वो आपके यूनाइटेड स्टेट्स में है। इंडिया की अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर इंडिया हैज़ अ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पर USA। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नंबर 3 पर जो है कौन सा देश आ रहा है जिसका थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वर्ल्ड में आ रहा है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? बोल रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट इज लोकेशन इज इंक्लूडेड। आप देखिए कुछ नीचे आपके पास एयरपोर्ट दिए गए हैं, ये आपके पास एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, ये आपके पास एयरपोर्ट्स हैं और ये इनकी लोकेशन है। आपने बताना है कि इनमें से जो कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। बिल्कुल सर, ये बात तो सच है कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हमें उत्तर प्रदेश वाराणसी में मिल रहा है। नंबर 2 आपके पास तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये हमें मणिपुर इंफाल में मिल रहा है। ये बात भी सच आ रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर में है। सर ये बात भी सच है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके महाराष्ट्र नागपुर में मिल रहा है। ये बात भी सच है। लेकिन जो आपके पास 4th ऑप्शन आ रहा है वीर सावरकर आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हैदराबाद में आपको नहीं मिल रहा है। फिर ये कहाँ मिल रहा है सर? अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास पोर्ट ब्लेयर में मिल रहा है। पोर्ट ब्लेयर क्या है सर? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है उसे आप वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हैदराबाद में जो इंपॉर्टेंट आपके पास एयरपोर्ट देखने को मिलता है उसका नाम आपको क्या है। ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिए इन जो है कमेंट सेक्शन में, ताकि आप पार्टिसिपेट करेंगे इससे आप और बेहतर सीखेंगे। क्योंकि जब आप खुद सर्च करेंगे, खुद आप देखेंगे, खुद आप सर्च करेंगे तो आपका जो है नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। क्या आप हमें बताइए सर सागरमाला प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? क्या इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी? क्या इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर
मनमोहन सिंह ने की थी, क्या इसकी शुरुआत आपके पास प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, या इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने की थी? चलिए हम आपको पहले हिंट एक बता देते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है आपके पास 15 अगस्त इन द ईयर ऑफ 2005 होती है। अब आप बताइए 2005 में आपके पास कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? सर आपके पास हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए जो आपके पास सागरमाला प्रोजेक्ट है, इसके तहत हमने क्या करना है, जो भी आपके पास मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, इनको हमने कनेक्ट करना है विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थ्रू हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज। जो रेल कनेक्टिविटी है इन पोर्ट्स की विल आल्सो बी स्ट्रेंथन, ताकि एडुकेट लाइन कैपेसिटी और स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है इसे अचीव किया जाए, इसको अवेलेबल रखा जाए। तो करेक्ट आंसर आपने क्या रखना है इसका याद, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 15 अगस्त 2005 में सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स। ठीक है जी, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 12 जो है आपके पास मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 185 जो हैं वो आपके पास नॉन मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन मेजर पोर्ट। नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 तो आपके पास मेजर पोर्ट हैं, एक ही आपके पास नॉन मेजर पोर्ट है। वो नॉन मेजर पोर्ट आपके पास कौन सा है ये आपने हमें बताना है। चलिए पहली बात है कोची, कोचिन में सर ये तो आपके पास मेजर पोर्ट आ रहा है। दो आपके पास पारादीप, ये कहाँ है सर, उड़ीसा में, ये भी आपके पास एक मेजर पोर्ट आ रहा है। जो आपके पास न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये आपके पास कर्नाटका में है, ये भी मेजर पोर्ट आ रहा है। लेकिन जो आपके पास दहेज है, दहेज कहाँ मिल रहा है सर, दहेज आपके पास एक नॉन मेजर पोर्ट है और ये पोर्ट आपको गुजरात में मिल रहा है। गुजरात की बात अगर आप करेंगे, गुजरात में ओवरऑल आपको अप्रॉक्सीमेटली 48 नॉन मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात में सिर्फ एक ही जो है बड़ा मेजर पोर्ट आपको एक देखने को मिलता है, जिसका नाम हमने दीन दयाल पोर्ट रखा है। दीन दयाल पोर्ट रखा है। दीन दयाल पोर्ट आपको कांडला में मिलेगा, जो कि गुजरात में आपको मिल रहा है। तो गुजरात में आपके पास इकलौता जो मेजर पोर्ट है वो आपके पास दीन दयाल पोर्ट आपके कांडला में मिल रहा है। लेकिन जो आपके पास दहेज पोर्ट है ये एक नॉन मेजर पोर्ट है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपके जो रिवीजन हो गया होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपके पास टॉपिक है वाया MCQs। गुजारिश करें अगर आपने कुछ सीखा है तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।